हेलो साथियों। फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। अपन बात कर रहे थे टेस्ट 05 के सॉल्यूशन की, जिसकी मैंने 15-15 के 2 सेट आपको करवा चुका हूं। आज अपन लास्ट 15 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा है। इतना डिटेल सॉल्यूशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एफसीआई टीम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ और साथ में एक आरपीएससी के लेवल की जैसी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। जो भी साथी अभी तक एफसीआई से नहीं जुड़े हैं, वो एक बार फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो ऐप को। इसी नाम से हमारी फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के नाम से हमारी ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी। वहां से आप डाउनलोड करो। शुरू के आपको 2 डेमो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि टेस्ट सीरीज का लेवल है वो आरपीएससी के लेवल का है। ठीक है साथियों, साथ में आप हमारी फैकल्टी को देखो तो आपको ऐसा लगेगा फैकल्टी वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ में कई गवर्नमेंट एग्जाम निकालने का इनके पास अनुभव है। तो अपन बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 31 की। पूछा हुआ है निम्न में से किस में अतिशुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन संभव है। देखो, मैंने उस टाइम भी आपको ये पहले क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, जब ये टेस्ट 05 का जो पहला पार्ट था उसमें ये क्वेश्चन आया था अतिशुग्मन वाला। तो कॉन्जुगेशन वाला, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला आप देखो। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने वहां पे 2 और चीज बताई थी, या तो डबल बॉन्ड बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज। इनके पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज के पास वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, पास वाला कार्बन sp3 होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो 2 कंडीशन है, अपन 3 कंडीशन देखेंगे। एक तो इनके पास वाला आने वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरी बात, पास वाले कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो वो हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो देखो, पहला ऑप्शन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये बात सही है। इसके पास वाला कार्बन ये है, लेकिन इस पे CH3 है। यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। हमें क्या होना चाहिए, पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से ये कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। दूसरा देखो, सी डबल बॉन्ड सी, इसके पास में कोई कार्बन नहीं है। इसके पास में sp3 कार्बन प्लस हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि इसमें है नहीं। तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। आगे देखो, C6H5 ऐसी स्ट्रक्चर होती है, CS डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे क्या है, sp2 संकरण है। साथ में इस पे कोई हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। फिर आगे देखो, सी डबल बॉन्ड सी है, ये रहा, इसके पास वाला कार्बन ये रहा, इस पे क्या है, हाइड्रोजन भी है, साथ में ये sp3 भी है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमें सबसे बेस्ट जो कंडीशन है, हमें इन 2 कंडीशन को देखते हुए हमारे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब एक एक अगली बात बनती है कि कितने नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे पास वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन की संख्या होगी वही एल्फा हाइड्रोजन होंगी। तो यहाँ पे एल्फा हाइड्रोजन कितने, 2 एल्फा हाइड्रोजन है। हमें sp2 कार्बन पे, यानी हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के हाइड्रोजन नहीं गिनने हैं। उसके पास वाले पे गिनने हैं, उसके पास वाले कार्बन पे उपस्थित, उसके पास वाले कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोजन
उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या ही एल्फा हाइड्रोजन कहलाती है, एल्फा हाइड्रोजन कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे CH3CH2CH3 प्लस। अब देखो ये वाला कार्बन प्लस वाला है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन दो नहीं है, नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन है वो दो नहीं है। तो एल्फा हाइड्रोजन कितने, इसके पास वाले पॉजिटिव चार्ज के कार्बन के पास वाले दोनों साइड देखोगे तो यहाँ पे भी कार्बन दिखेगा, यहाँ पे भी कार्बन दिखेगा। दोनों साइड आप एल्फा हाइड्रोजन जोड़ोगे, यहाँ पे 3 है और दूसरी साइड में 3, तो टोटल 6। तो नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ एल्फा हाइड्रोजन निकालना आप सीख गए। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 32 नंबर क्वेश्चन, मुक्त मूलकों के स्थायित्व का बढ़ता क्रम है। तो देखो मुक्त मूलक का पूछा भाई में, तो मुक्त मूलक का स्थायित्व होता है ना, मुक्त मूलक का स्थायित्व कैसे चेक करते हैं, सेम एज कार्बोकेटाइन। जैसे कार्बोकेटाइन का चेक करते हैं वैसे ही हम फ्री रेडिकल मुक्त मूलक का स्थायित्व चेक करेंगे। हमें पता है कि जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ती है, बढ़ती है बढ़ती है। तो हमें जिसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है उसका स्थायित्व भी ज्यादा होगा। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है CH3 की होल ट्वाइस है, तो इसका मतलब ऐसे लिख दो आप CH3, ये देखो CH3 का होल ट्वाइस हो गया। फिर बी ऑप्शन देखो CH3 का होल थ्राइस है, तो इसको ऐसे लिखो आप, होल थ्राइस हो गया। सी ऑप्शन देखो C6H5 की होल ट्वाइस है, तो आप इसको ऐसे लिखो। ठीक है, और डी ऑप्शन देखो आप, इसके 3 बार है, तो ये लो, ये लो 3 बार आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता है कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, कार्बोकेटाइन की जैसे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6। मुक्त मूलक भी एल्फा हाइड्रोजन शो करता है बिल्कुल। और प्लस आई वाला ग्रुप कितने, 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे देखो एल्फा हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 9 है। और प्लस आई कितने तरीके से लग रहा है, 3 तरीके, 3 साइड से प्लस आई कितने साइड से लग रहा है, 3 साइड से। और हमें पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्या होता है, ज्यादा डोमिनेट करता है। यहाँ पे कितने रेजोनेंस, 2, और यहाँ पे रेजोनेंस कितने, 3। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे कि प्लस आई से रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेट करता है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल करता है, डोमिनेट करता है, अर्थात रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल करेगा। तो हमारे स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या आना चाहिए, डी ऑप्शन वाले का, यानी PS3 वाले का ज्यादा आना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन देखना है हमें जिसमें C6H5 की होल थ्राइस सी रेडिकल सबसे ज्यादा हो, फिर C6H5 की होल ट्वाइस CH रेडिकल हो, फिर 3 डिग्री रेडिकल आएगा, ठीक है। CH3 की होल थ्राइस सी रेडिकल आएगा, फिर CH3 की होल ट्वाइस CH रेडिकल आएगा। ये ऐसा ऑर्डर आपने निकालना है। तो C6H5 होल थ्राइस सबसे ज्यादा आना चाहिए, फिर C6H5 2H आना चाहिए, फिर CH3 की होल थ्राइस, यानी पहला ऑप्शन ही अपना सेट बैठ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मुक्त मूलक का हम स्थायित्व देखेंगे जैसे कार्बोकेटाइन का देखते हैं वैसे ही हम प्री रेडिकल का स्थायित्व देखेंगे। यानी प्लस आई, कार्बोकेटाइन का मतलब हो गया कार्ब प्लस, जहां प्लस का मतलब जहां उसको प्लस आई प्लस एम ये स्टेबल करेंगे, माइनस का मतलब क्या होगा, उसको माइनस आई और माइनस एम स्टेबल करेंगे। जिसका जितना चार्ज उसको वैसा ही फैक्टर स्टेबल करेगा। यदि कार्ब एनाइन की बात करेंगे तो माइनस आई और माइनस एम स्टेबल करेगा, कार्बोकेटाइन की बात करेंगे तो प्लस आई और प्लस एम उसको स्टेबल करेगा। और इसी प्रकार यहाँ पे फ्री रेडिकल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अब से समझ में आ गया कि कैसे चेक करना है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस मध्यवर्ती में कार्ब परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है। हमें ये बात बढ़िया तरीके से पता है कि एकमात्र ऐसे रेडिकल इंटरमीडिएट मध्यवर्ती जिसमें
जिनका मध्यवर्ती जिसका अष्टक पूर्ण है, तो कौन सा है? वो है कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन, जिसको क्या बोलते हैं? कार्बेनियम आयन। कार्बेनियम आयन कैसे होता है देखो इसका, उसको बोलते हैं CH3 रेडिकल। तो देखो CH और नेगेटिव। हमें पता है एक एक जो भी बंद है कार्बन हाइड्रोजन बंद, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने बंद है? 3। 3 × 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा प्लस। हमें ये भी पता है नेगेटिव चार्ज कितना रखता है? 2 लोन, दो एक लोन पेयर होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी अष्टक पूर्ण आ गया। बाकी सभी में एस्टर क्या होगा? अपूर्ण रहेगा। तो कार्बोनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन। इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। कार्ब एनियन, हाँ ये बात सही, इसका एस्टर पूरा होता है। कार्बिन, देखो कार्बिन को कैसे बोलते हैं? CH2 रेडिकल ऐसे। तो इसमें भी कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका भी एस्टर क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। मुक्त मूलक, इसको क्या बोलते हैं? CH3 रेडिकल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। इसका भी एस्टर क्या होगा? अपूर्ण होगा। तो एकमात्र ऐसा कौन सा होगा जिसका एस्टर पूर्ण होगा? कार्ब एनाइन आयन। ठीक है। कार्बोकेटाइन में क्या बोलते हैं? CH3 पॉजिटिव। इसका कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता चल गया किसका अष्टक पूर्ण होता है। एकमात्र ऐसा क्या होता है? कार्ब एनाइन। और बाकी सारे में क्या होता है? अष्टक इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 34 नंबर, इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापना विक्रिया में नाइट्रोबेंजीन है। अब देखो हमें ये भी पता है ऑर्थोपेरा अब निकालना हमें। तो ऑर्थोपेरा एक साथ आता है। ऑर्थोपेरा निर्देशित, निर्देशित कौन होता है ऑर्थोपेरा वाला? +M या +I प्रभाव वाले। +I प्रभाव वाले क्या होंगे? ऑर्थो और पेरा होंगे। और मेटा निर्देशित वाले कौन होते हैं? -M या -I इफेक्ट वाले प्रभाव वाले। ये क्या दर्शाएंगे? मेटा, मेटा प्रभाव दिखाएंगे। ठीक है, -M वाले क्या दिखाएंगे? मेटा। +M और +I वाले क्या दिखाएंगे? ऑर्थो या पेरा। इसी के साथ में एक और होता है हेलोजन। हेलोजन की बात करेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है हेलोजन वाला। FCl Br और I, ये क्या होंगे? ये क्या दिखाते हैं? वैसे तो जनरली -I दिखाते हैं। -I दिखाने की वजह से ये क्या होना चाहिए? मेटा होना चाहिए। लेकिन ये क्या होंगे? ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग होंगे। ऑर्थो पेरा निर्देशित होते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। ये क्या होंगे? ऑर्थो पेरा निर्देशित होते हैं। ऑर्थो पेरा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि एलोजन में +R ज्यादा डोमिनेट करता है। किससे? -I इफेक्ट से। जिसकी वजह से प्लस वाले जितने भी आएंगे वो सारे सारे ऑर्थोपेरा में चले जाएंगे। माइनस वाले जितने भी आएंगे वो सारे सारे मेटा प्लस में चले जाएंगे। तो हेलोजन वाले क्या होंगे? हेलोजन वाला एकमात्र ऐसा एग्जांपल जो अपने जनरली -I अपने ध्यान में रहता है। लेकिन ये इनके पास सबके पास लोन पेयर, तो लोन पेयर देने वाला क्या होता है? +R। तो इनमें +R डोमिनेट कर जाता है यहाँ पे। तो हेलोजन में क्या आएगा? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग आएंगे। ठीक है। तो ऑर्थोपेरा वाले कौन से होंगे? जिसमें प्लस है वो सारे के सारे ऑर्थोपेरा वाले। और जिसमें माइनस है, माइनस इफेक्ट शो करते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो अब आप देख लो नाइट्रोबेंजीन है हमारे को दिया हुआ नाइट्रोबेंजीन हमें, और हमें पता है NO2 का क्या प्रभाव लगता है? -M प्रभाव लगता है। और -M प्रभाव की वजह से ये क्या चला जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग हो गए। ठीक है, तो ये क्या चला जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेटा डायरेक्टिंग ऑर्थोपेरा सब निकालना आ गया। कई बार हेलोजन का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हेलोजन क्या होता है? ऑर्थोपेरा निर्देशित होंगे। ठीक है, और रीजन पूछ लिया जाए तो आप ये बोल देना हेलोजन में +R डोमिनेट करता है। किसमें? -I की तुलना में। ठीक, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 35 नंबर क्वेश्चन, SN1 अभिक्रिया मध्यवर्ती यौगिक की ज्यामिति हो। कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है SN1 में क्या बनते हैं? कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन यानी कार्ब डेनाइन बोलते हैं जिसको, कार्ब डेनाइन। ठीक है, और कार्बोकेटाइन क्या कैसा होता है? कार्बोकेटाइन देखो CH3+ होता है। यानी इसको ऐसे लिखो CHHH+। तो देखो यहाँ पे यदि इसका संकरण निकालेंगे, अपने संकरण सभी को निकालना आते ही है, तो संकरण निकालेंगे तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। 3 सिग्मा बॉन्ड है। प्लस लोन पेयर कुछ भी नहीं है, 0 लोन पेयर। तो टोटल 3, 3 के लिए संकरण कितना आएगा? sp2 आएगा। और हमें पता है sp2 संकरण होगा, कोई लोन पेयर नहीं है तो ज्यामिति हमें ये भी पता है। जब लोन पेयर की संख्या 0, लोन पेयर की संख्या 0, तब ज्यामिति
वह संरचना यानी शेप सेम हो जाती है, सेम हो जाती है। sp2 के लिए ज्यामिति क्या होती है? sp2 संकरण के लिए ज्यामिति ट्राइगोनल प्लेनर होती है, तो समतलीय होती है। तो ये हमारा sp2 है, तो इसके लिए क्या होगी? समतलीय होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? समतलीय। तो देखो हमें ये पता है कि SN1 में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन के लिए हम संकरण निकालेंगे, sp2 आएगा। sp2 के लिए ज्यामिति निकालेंगे तो समतलीय आएंगे। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखकर, जब लोन पेयर जीरो होता है तब ज्यामिति व संरचना क्या होगी? सेम हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन देखो। दो ब्रोमोब्यूटेन से ब्रोमीन के विलोपन से निम्न का निर्माण होता है। तो देखो आप, ठीक, दो ब्रोमोब्यूटेन दे रखा है, 1 2 3 4, ये ब्यूटेन आ गया, दो पे ब्रोमो दिया हुआ है। ये आपको इससे ब्रोमीन बनाना है। अब हो सकता है सी डबल बॉन्ड सी, ये भी बन सकता है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन गया तो HBr का विलोपन होगा, तो HBr का विलोपन होगा तो ये डबल बॉन्ड बना। यदि यहाँ से हाइड्रोजन गया तो यहाँ से विलोपन होगा तो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। Br का यदि यहाँ से हुआ तो 1 नंबर प्रोडक्ट, ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। और यदि Br का यहाँ से हुआ तो ये 2 नंबर आएगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। हमें ये पूछना है मुख्य रूप से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो बनने वाला इसमें क्या होगा? बनने वाली एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, तो वह एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी, मेजर प्रोडक्ट या मुख्य मुख्य उत्पाद होगी, मुख्य उत्पाद होगी। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे H होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप CH3 और CH3 ऐसा होगा, यहाँ पे भी H होगा। यदि आपको एल्किन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो जब भी एल्किन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, जब भी एल्किन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो हम नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, एल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या चेक करें? रेजोनेंस चेक करेंगे। ये कब? जब रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं हो, प्रेजेंट नहीं हो। यदि प्रेजेंट हो, यदि रेजोनेंस प्रेजेंट हो तो वह एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, तो वह एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। यदि रेजोनेंस हो रहा है तो सबसे पहले रेजोनेंस चेक करेंगे। यदि रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो हम नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन चेक करें। हमें ये पता है यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो हम नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो देखो आप सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे C2H5, एक में देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे CH3 है, दूसरे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी CH3 है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन, हमें ये पता है कि नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? इस कार्बन के पास वाला कार्बन क्या है? यहाँ पे कोई sp3 कार्बन है? नहीं है, तो यहाँ पे कोई एल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इस कार्बन के पास वाला कार्बन है, ये हो सकता है। तो C2H5 को आप ऐसे लिखो, C2H5 को आप क्या लिखो? ऐसे लिखो, ऐसे CH2CH3। तो देखो ये C है, इसके पास वाला कार्बन ये, इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वही एल्फा हाइड्रोजन होंगे। इस पे कितने हाइड्रोजन है? 2, तो नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन भी 2 होंगे। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे देखो ये कार्बन, इसके पास वाला ये यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे जो उपस्थित हाइड्रोजन हम चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोजन चेक करेंगे। देखो यहाँ पे कार्बन, इस पे उपस्थित हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन? 3 है, तो 3 यहाँ से आ गए। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन सीधा है, डायरेक्ट अटैच, डायरेक्ट वाला नहीं देखे हम, कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो ये भी नहीं काउंट होगा। और यहाँ पे देखो कार्बन से अटैच कितने हाइड्रोजन है? 3, ये एल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो 3, तो टोटल कितने होंगे? 6। तो इसकी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें इनमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है? तो इसके एक नंबरिंग करो, 2 3 और 4, तो 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन,
ये मुख्य प्रोडक्ट है। और जबकि ये कौन सा है, 1 2 3 4, एक ब्यूटीन। तो हमें पूछ लिया जाए ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, और ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मेजर का पूछा हुआ है तो 2 ब्यूटीन क्या है, मुख्य रूप से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो आपको जब भी इस तरह की अभिक्रिया आ जाए तो आपको क्या करना है, बनने वाली एल्किन की स्टेबिलिटी चेक करें। बनने वाली एल्किन यदि रेजोनेंस में जा रही है तो सबसे ज्यादा स्टेबल, यदि रेजोनेंस में नहीं जा रही तो हम नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन चेक करें। जिसमें नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो एल्किन ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा। ठीक है, तो ये आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको कि एल्किन कैसे बन रहा है, एल्किन स्टेबिलिटी में हम मेजर और माइनर कैसे प्रोडक्ट चेक करेंगे, ये सब आप कंसेप्ट आराम से चेक कर सकते हो। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर देखो 37। 37 क्या, डाई एजोनियम लवण की एनिलीन से अभिक्रिया कराने पर पेरा एमिनो एंजोबेंजीन बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पेरा एमिनो एंजोबेंजीन क्या होती है। तो देखो पेरा पे ये बोल रहे एमीन, तो सीधा सीधा आप लगा दो, ये कोई है, इसके पैरा पे हमने लगा दी एमीन, तो ये पैरा एमीन आ गया। एजो, एजो हम किसको बोलते हैं, N2। जब भी हम डबल बॉन्ड N लगाते हैं, N डबल बॉन्ड N, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी में एजो बोलते हैं। तो देखो आगे फिर बेंजीन, दोबारा बेंजीन लगाओ, तो N डबल बॉन्ड N के साथ में क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये बेंजीन आ गया, तो ये एजो, इसको बोलते हैं एजो बेंजीन। और इसके पास में क्या आएगा, पेरा एमिनो, तो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। ये प्रोडक्ट किससे बना है, डाई एजोनियम। डाई एजोनियम किसको बोलते हैं, हमें ये पता है, डाई एजोनियम इसको बोलते हैं N2+Cl-। इसकी अभिक्रिया ये बोल एनिलीन, ये एनिलीन इसको बोलते हैं एनिलीन। इनसे, और इनसे क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है प्रोडक्ट, ये लो, ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है। तो कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है, ये लोन फिर यहाँ अटैक कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है और उसकी जगह क्या जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है NH2 जुड़ रहा है सीधा सीधा। देखो यहाँ के पैरा पोजीशन पे आप NH2 जोड़ोगे तभी तो ये प्रोडक्ट बनेगा, या फिर सीधा सीधा प्रोडक्ट बनेगा। सीधा ऐसे करो, यहाँ से Cl आप करोगे और यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो ऐसे भी बन जाएगा। तो देखो आप हटाओ, यहाँ से मैं ये बोल रहा हूँ N2+ और Cl- है, और एक आप यहाँ से देखो NH2 है और यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है। आप यहाँ से HCl हटाओ, HCl हटाओगे तो आपको सेम ऐसे प्रोडक्ट दिखेगा, N डबल बॉन्ड N दिखेगा, फिर यहाँ से दिखेगा बेंजीन और फिर NH2। क्या ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से H को हटा रहे हो और उसकी जगह कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है नाइट्रोजन, तो हटाने वाले को क्या बोलते हैं, हम प्रतिस्थापन बोलते हैं। तो आप प्रतिस्थापन बोल दो। दूसरी बात, हमें ये पता है कि बेंजीन है, ये पूरा बेंजीन है। बेंजीन क्या, कौन सी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोस नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। तो ये कौन सा देगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आ गया। तो ये सीधे किसकी, ये पूछ लिया जाए किसका एग्जाम्पल है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। क्यों, आप हाइड्रोजन हटा रहे हो तो इसका मतलब प्रतिस्थापन कर रहे हो। आप देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है इस बेंजीन पे, ये यहाँ से गया, ये आप जब यहाँ से डबल बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड आएगा, ये बीच वाला आप हटाओ, ऐसे, ये ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड इधर गया, ये डबल बॉन्ड इधर गया, और ये डबल बॉन्ड नेगेटिव आए, इस नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया, तो ये Cl अटैक। तो ये कौन सा हो गया, ये नेगेटिव पे अटैक कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, आने वाले को हम चेक नाम में चेक करते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल आ गया, और हाइड्रोजन को हटा रहा है तो इसको प्रतिस्थापन बोल दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वैसे भी आपने, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि बेंजीन पे होने वाली रिएक्शन कौन सी होती है, ESR। बेंजीन कौन सी रिएक्शन देता है, ESR। तो आप सीधे सीधे टिक भी कर सकते हो कि बेंजीन कौन सी रिएक्शन देती है, ESR रिएक्शन देती है। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 38 नंबर की। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टोल्यूइन का क्लोरीनीकरण संपन्न होता है। देखो टोल्यूइन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं CH3। जब बेंजीन के ऊपर लग जाता है तो उसको बोला जाता है टोल्यूइन।
और जब इसका आप क्लोरीनेशन कराओगे किसकी प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश के, तो आप ये प्रोडक्ट मिलेगा CH2Cl, ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये प्रोडक्ट पूछ रहे कौन सी रिएक्शन में होता है। अब मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब भी एच न्यू आ जाए, जब भी एच न्यू आ जाए और एल्केन के साथ में जुड़ रहे हो, मैंने ये बात आपको बता रखा है, RH, जब भी यहाँ पे एच न्यू आ जाए और RCl बन रहा हो, तो हमेशा एच न्यू की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, देखो हाइड्रोजन की जगह कौन आ रहा है, Cl। यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह क्या आ रहा है, Cl, यानी प्रतिस्थापन हो रहा है। तो फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन क्रिया है। तो आपको ये पूछ लिया जाए किसका एग्जाम्पल है, तो फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। जब भी एच न्यू आएगी तो हमेशा फ्री रेडिकल रिएक्शन आएगी। कौन सी रिएक्शन आएगी, फ्री रेडिकल। तो आपको देखो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया सीधा सीधा दिया हुआ है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन कौन देते हैं, बेंजीन देता है। हमें ये भी पता है नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन कौन देता है, देखो नाभिक स्नेही, यानी एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अगले को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो हमें ये बताए ये कौन देते हैं, हेलो, ये क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। देखो RX, कोई एक न्यूक्लियोफाइल आया और RNU बना दिया, तो ये हेलो एल्केन के एग्जाम्पल आ गए। और फ्री रेडिकल कौन देता है, HNU वाले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस हिसाब से सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर पा रहे हो। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर देखो 39, कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा हुआ है। पहला देखो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक के माध्यम से मेथेन का व क्लोरीन के मध्य क्रिया होती है। देखो पहला ऑप्शन मैंने अभी बताया था, सही बात है। ये पहला ऑप्शन कि सूर्य के माध्यम से, ये देखो CH4, ये मेथेन, और ये बोल रहे क्लोरीन के विक्रिया करा रहे किसमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या बना देंगे, CH3Cl। हमें ये पता है कि यहाँ पे क्या होता है, RH से आप हटा के RCl बना रहे हो, ये तो कर रहे हो एच न्यू की प्रेजेंस में। तो कौन सी रिएक्शन होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये बात सही है। दूसरे देखो, मैंने जब पहली पहली बार मैंने पढ़ाना ये इसमें अपने टेस्ट 01 का सॉल्यूशन करवाया था, तो वन वहां पे करवाया था समास विखंडन। तो आप एक बार और देख लो, विखंडन दो टाइप के होते हैं, एक होता है समास विखंडन, एक होता है विषमास विखंडन। ठीक है, समास में क्या होता है, जैसे ये सी है, दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, समास विखंडन में इस टाइप के होंगे। विषमास में क्या होता है, सी यहाँ से टूटेगा, पूरा एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरी पूरी इधर चली जाएगी, यानी एक पे तो कार्ब एनाइन आएगा और एक पे कार्बोकेटाइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो विषमास में दो प्रोडक्ट बनेंगे अपने, कार्ब धनाइन और कार्ब रेनाइन। कार्ब धनाइन बनेगा, कार्ब रेनाइन बनेगा। कार्ब धनाइन कब बनेगा, जब ये वाला बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो इस कार्बन के पास कुछ भी नहीं है, पूरी पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास आ गई, तो इसमें क्या है, कार्ब एनाइन बनेगा। जबकि यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन चले गए तो कार्ब धनाइन, तो जहां से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन सारे चले जाएंगे वो क्या बनेगा, कार्ब धनाइन बनेगा। अब समास में क्या बनेगा, समास में देखो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो समास में क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। तो देखो सी अबंधु समास विखंडन हो रहा है, तो इसमें क्या बनेगा, फ्री रेडिकल प्रदान करता है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तीसरा है देखो कार्ब देनाइन, अब हमें ये भी पता है कार्ब देनाइन इसको बोलते हैं, तो CH और यहाँ पे पॉजिटिव। संतुलन कोण में 3 इलेक्ट्रॉन का युग्म रखता है। देखो ये देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3, 3 बॉन्ड है जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन और, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का युग्म हो गए, तो 3 बॉन्ड पेयर में क्या हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गए एक तरीके से। सही बात है, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 3 बॉन्ड पेयर रखता है, ये बात भी सही है। फिर देखो अतिश युग्मन सिग्मा व पाई बंधों के विस्तृणीकरण के कारण नहीं होता है, ये बात गलत है। होता है, ये देखो सिग्मा और पाई बंध की विस्तृणीकरण। देखो चौथा ऑप्शन ये रहा, ये देखो, तो यहाँ पे ये किसकी वजह से होगा, ये यहाँ पे उपस्थित हाइड्रोजन है इसी की वजह से होगा। तो सिग्मा बॉन्ड की वजह से क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड की वजह से क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, नहीं होता, नहीं, ये बात गलत बोली है, ये बात गलत है। तो अपने गलत ऑप्शन पूछा हुआ था, तो 4 नंबर ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। हमेशा सिग्मा बॉन्ड की वजह से क्या होता है, अतिशुग्मन होता है, पाई बॉन्ड की वजह से नहीं होता कभी भी। लेकिन सिग्मा बॉन्ड की वजह से क्या होगा, अतिशुग्मन होता है। तो सिग्मा बॉन्ड की वजह से क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, तो लेकिन इसने नहीं बोला हुआ है, जो कि गलत है। तो उम्मीद करता हूं इस तरह से आप सारे के सारे ऑप्शन पहचान करना सीख गए हो। अब बात करेंगे अपन 40वें क्वेश्चन।
40 नंबर, इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए सही कथन है। देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही, मैंने दो चीज पहले बता रखी, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। पीछे वाली वीडियो मैंने बता रखा है कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एस्टक क्या होगा, अपूर्ण होगा, एस्टक अपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। और एस्टक भी क्या होगा, एस्टक में, एस्टक पूर्ण होगा, एस्टक पूर्ण होगा। तीसरी बात देखो, एस्टक अपूर्ण हमें पता है किसमें होता है, या तो इस पे प्लस चार्ज होगा, या रेडिकल होगा, रेडिकल भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल में या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या रेडिकल होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, या धनावेश भी हो सकता है या उदासीन भी हो सकता है, उदासीन, जैसे BF3 उदासीन होता है, ठीक है, उदासीन भी हो सकता है। तो या तो पॉजिटिव चार्ज वाला होंगे, या रेडिकल वाला होगा, या उदासीन वाला होगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, उदासीन भी हो सकता है, जैसे NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, और साथ में नेगेटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसमें होगी, या तो लोन पेयर के रूप में हो सकती है या नेगेटिव चार्ज के रूप में हो सकती है, ठीक है। तो ये नहीं न्यू, अब सिर्फ सबसे सिंपल पहचान करने का तरीका यही है। न्यूक्लियोफाइल मतलब अपने को इलेक्ट्रॉन देने हैं, इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, या तो जिसके पास लोन पेयर हो, तो यानी फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हो, वो तुरंत दे सकता है, या जिसके पास में नेगेटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेना, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, या तो पॉजिटिव चार्ज हो जिसके पास, यानी कार्बोकेटाइन लेगा, या रेडिकल वाला लेगा, या कोई उदासीन स्पीशीज जिसमें पोस्ट एस्टक क्या हो, अपूर्ण हो, जिसका एस्टक अपूर्ण हो वो इलेक्ट्रॉन लेगी। अपने ये पता होना चाहिए। अब बात देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही ऋणात्मक आवेशी स्पीशीज नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, या तो उदासीन हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, तो ये गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन स्नेही उदासीन हो सकती है, यहाँ ये बात सही है। यह धनावेशित आवेशित स्पीशीज है, ये बात सही है। तथा नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकता है, तथा नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकता है, ठीक है। देखते हैं, ये बात सही लग रही है। इलेक्ट्रॉन स्नेही सामान्य उदासीन स्पीशीज है, बिल्कुल सही बात है। तथा नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकता है, ये बात भी सही है। आगे देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही ऋणात्मक नहीं, ये बात गलत है। तो अपने ये पता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही उदासीन भी होता है या धनात्मक आवेशी स्पीशीज होता है, तथा नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बॉम्बे ऑप्शन ज्यादा बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने सामान्य तो उदासीन ही दिया हुआ है, इसके साथ में ये पॉजिटिव नहीं दिया हुआ, धनात्मक नहीं दे रखा। धनात्मक आवेशित भी होता है, धनात्मक आवेशित भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल माने जाते हैं। देखो यहाँ पे ये उदासीन भी हो सकता है, ये धनात्मक वाला भी हो सकता है, दोनों इलेक्ट्रोफाइल माने जाते हैं। तो ये ऑप्शन इसकी कंपैरिजन में कम सही है। तो अपने ज्यादा आंसर कौन सा सही होगा, बॉम्बे ऑप्शन ज्यादा सही है, ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि CH3 CH2 CH2 Br प्लस एल्कोहलिक केवच से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2, ये पूछा हुआ बिक्री का प्रकार। देखो हमें ये पता है यहाँ से क्या बन रहा है, एल्किन बन रहा है। तो यदि प्रोडक्ट में एल्किन, मैंने कल ही बताया था, यदि प्रोडक्ट में, यदि प्रोडक्ट में एल्केन से हेलो एल्केन से एल्किन बने, तो वह हमेशा तो वह हमेशा E1 या E2, E1 या E2, E1 या E2 रिएक्शन, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन देगी, एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं, विलोपन। तो हमेशा विलोपन अभिक्रिया देंगे। तो देखो, जब भी आपको प्रोडक्ट में क्या बना है, एल्किन बन जाए, तो आपको कौन सी रिएक्शन देनी है, विलोपन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। अब हमें ये भी पता है एल्कोहलिक और एक्वस का एक फर्क देख लो आप। एल्कोहलिक केवच क्या काम करता है, यहाँ पे देखो एल्कोहलिक है, और एक्वस केवच दो अलग अलग चीज है। एल्कोहलिक केवच क्या करेगा, विलोपन करेगा, और एक्वस वाला क्या होगा, प्रतिस्थापन करेगा, प्रतिस्थापन। तो ये क्या करेगा, या तो E1 देगा या E2 देगा, ये क्या करेगा, या SN1 देगा या SN2 देगा। बस ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, एल्कोहलिक का और एक्वस का। एल्कोहल, ये आप देख लो, एल्कोहल का मतलब दारू पीना, दारू पी के वो क्या करेगा, खुद का ही नुकसान करता है, यानी खुद का विलोपन कर देता है, यानी खुद के ही हाइड्रोजन कम कर रहा है।
और एक्वस का क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन कर रहा है ओनली। ठीक है, तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा होता है एल्कोहलिक से क्या प्रोडक्ट बनेगा और एक्वस से। जब भी आपको विलोपन करना है इसका मतलब बनने वाले प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड आएगा। बनने वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा, बनने वाला प्रोडक्ट एल्कीन होगा, प्रोडक्ट एल्कीन होगा। ठीक है, तो बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा विलोपन में क्या होता है, एल्कीन होगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो देखो यहाँ पे एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक में क्या बनेगा, विलोपन अभिक्रिया होगी, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। आप यदि एक कोष दिया होता है यहाँ पे, यदि एक कोष दिया होता तो क्या बनता है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया में चला जाएगा। अब बात करेंगे 42 नंबर की, 42 नंबर क्वेश्चन। देखो कौन सा एरोमेटिक है, मैंने ये पहले क्वेश्चन करवा चुका हूँ। एरोमेटिक के लिए मैंने 3 कंडीशन बताई थी आपको। पहला, सबसे पहला ये चक्रीय होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या बताया, अक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, अक्कल नियम को, नियम को फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अक्कल नियम को फॉलो का मतलब हो गया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, 4n+2 का मतलब जीरो रखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन या तो उसमें होना चाहिए, या फिर इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन समतलीय होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए, होना चाहिए, अर्थात अर्थात sp2 sp2 संकरण होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अपने चेक करते हैं किसी में, एरोमेटिक में। तो सबसे पहले चक्रीय, देखो सारे साइक्लिक है, सारे चक्रीय, ये पहला सब में हो रहा है। दूसरा हक्कल रूल। अब देखो हमें भी ये पता है डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा कोई, इसमें पॉजिटिव पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसमें कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो हमें ये पता है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाले क्या होंगे, हक्कल रूल को फॉलो करें। क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन वालों को नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। ठीक है, क्या ये 4 पाई वाला हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में हमें चेक करना है। फिर तीसरा देखो समतलीय, यानी सारे कार्बन sp2 होना चाहिए। हमें ये पता है ये कार्बन क्या होगा, sp2। डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या होता है, sp2। डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या होता है, sp2। हमें ये पता है, देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये डबल बॉन्ड वाला है, ये भी sp2, ये भी डबल बॉन्ड वाला है, ये भी sp2 है, ये डबल बॉन्ड है, ये भी sp2 है, ये डबल बॉन्ड वाला है, ये भी sp2 है। लेकिन ये देखो यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए संकरण क्या आएगा, sp3। तो यहाँ पे क्या होगा, sp3 आ जाएगा। हमें पता है कि सारे क्या होने चाहिए, sp2 होना चाहिए। क्या ये sp2 है, ये नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो ये भी, तो ये क्या करेगा, समतलीय है, क्योंकि ये इसमें sp3 संकरण होने की वजह से, sp3 संकरण की वजह से, संकरण की वजह से एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक कौन सा हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला। देखो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है ये। पहला, सबसे पहला चक्रीय, चक्रीय वाला है। दूसरा 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। तीसरा sp2 होने चाहिए सारे कार्बन, तो सारे कार्बन sp2 भी है। तो ये एरोमेटिक है। उम्मीद करता हूँ एरोमेटिक का आपको इन 3 पॉइंट से बाहर कोई भी नहीं जाएगा। आप यदि इन 3 पॉइंट को पहचान करना सीख गए तो आपके सारे क्वेश्चन सही है। आप यदि लिख लो पॉजिटिव चार्ज, तो कोई नो, कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यदि कहीं नेगेटिव आए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानना है। डबल बॉन्ड का क्या मानना है, डबल बॉन्ड का भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानना है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज का 2 पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड का भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होगा तो कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। हमें इससे आइडिया लगाना है पाई इलेक्ट्रॉन का। तो ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, 43। वाल्डन प्रतिबंध आमतौर पर देखा जाता है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये हमें पता होता है, फैक्ट क्वेश्चन होता है। ये SN2 का क्वेश्चन है। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता था। वाल्डन इन्वर्जन का मतलब कि जैसे कोई यदि फंक्शन ग्रुप आपको इस हिसाब से दिख रहा हो, इस हिसाब से, तो जब ये रिएक्शन करेगा तो आपको उल्टा दिखेगा ऐसे। जो हाइड्रोजन ऊपर थे इस कार्बन पे, जो हाइड्रोजन ऊपर की साइड थे, वो अब हाइड्रोजन नीचे की साइड चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन, जो कि SN2 अभिक्रिया में होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना वाल्डन इन्वर्जन, ये
वाल्डन इन्वर्जन कौन सी विक्रिया में होता है? ये SN2 में होता है। ये डायरेक्ट है SN2 में होता है। इसी वजह से इसकी क्या होती है हमें पता है। आपने ये हालांकि सेकंड ग्रेड में नहीं होता, लेकिन इसकी रिएक्शन कराओगे तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। स्टीरियो केमिस्ट्री उल्टी हो जाती है, उल्टी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, उल्टी या इनवर्स हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। तो यदि उत्पाद यहाँ पे देखो अभिकारक और यहाँ से क्या बन रहा है, उत्पाद। यदि अभिकारक में स्टीरियोकेमिस्ट्री आर है किसी, तो उत्पाद में क्या हो जाएगा, एस बन जाएगा। यदि आर है तो आर का क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा उत्पाद में। किसमें, SN2 के लिए, ये SN2 में। जबकि SN1 में दोनों हो सकते हैं। जबकि SN1 में क्या होगा, अभिकारक और उत्पाद। तो हमें ये पता है SN1 में क्या होता है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो यदि इसकी आर है तो उत्पाद की दोनों हो सकती है, आर भी हो सकती है, एस भी हो सकती है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि यदि SN2 में आर है तो उत्पाद में फिक्स एस बनेगा। लेकिन यदि SN1 हो, यदि इसमें आर है तो आर भी बन सकता है, एस भी बन सकता है, यानी इसमें उल्टी हो भी सकती है या रिटेंशन भी रह सकती है। जब आर से आर बने तो इसको बोलते हैं रिटेंशन, और जब आर से एस बने तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसका मतलब क्या हो गया, SN1 में रिटेंशन व इन्वर्जन दोनों होते हैं, इन्वर्जन दोनों मिलते हैं। और SN2 में क्या होता है, ओनली इन्वर्जन मिलता है, ओनली इन्वर्जन मिलता है। देखो आर से एस मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। उल्टा हो गया ना, तो ओनली इन्वर्जन मिलता है। तो केवल SN2 में इन्वर्जन उल्टा मिलता है, जबकि SN1 में उल्टा भी मिल सकता है और सेम प्रोडक्ट भी मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रोडक्ट के बारे में हल्का फुल्का आइडिया लग गया, ठीक है। लेकिन ये सीधा नाम है, ये SN2 में होता है, वाल्टन इन्वर्जन। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 44, कीटोन से साइनोहेड्रिन का बनना किसका एग्जाम्पल है? मैंने कल आपको बार बार बताया, कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR। इससे यदि आप वो कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करें तो कैसे बनेगा, RCO-, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से R, ये होगा। ये बात मैं बोलना चाह रहा है। अब हम साइनोहाइड्रिन क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो नाम से पता है, साइनो का मतलब CN, हाइड्रिन का मतलब जो H, तो HCN का योग करा दो, HCN का योग कराओ आप इसमें। तो देखो यहाँ से आप करोगे HCN में CN- आएगा, H प्लस आएगा, तो CN- इस पे अटैक करेगा, तो RCO-, यहाँ से CN, यहाँ से R, ये O- क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा, तो RCCNHR, ये प्रोडक्ट बनेगा। हमें ये कल मैं बार बार ये बोल रहा था कि आपको कहीं पे भी कार्बोनिल ग्रुप दिख जाए, कार्बोनिल ग्रुप दिख जाए, तो ये क्या देगा आपको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ये क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देख लो, आप देख भी लो कैसे, ये कार्बोनिल है, ये क्या कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसको एडिशन कर रहा है। देखो ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ऐड कर रहा है, यहाँ से कुछ हटा, देखो यहाँ पे भी आ रहा है, 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 यहाँ ऑक्सीजन है, ये रहा ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, इसको क्या बोले, एडिशन। और क्या जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो हमेशा कार्बोनिल कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो कीटोन से देखो ये वाला साइनोहाइड्रिन बन रहा है, तो देखो इसमें भी आर था, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आर था, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ ऑक्सीजन था, सॉरी यहाँ पे OH है ना, हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। लेकिन क्या जुड़ रहा है, HCN जुड़ रहा है, HCN जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। तो हमेशा कार्बोनिल कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया में बार बार बता चुका, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन भी बता चुका, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन भी बता सकता हूँ, बता चुका हूँ, ये सारी हमने बता दी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप पीछे की वीडियो देखोगे तो आपको सबको अलग अलग पता चल जाएगा, कब कौन सी रिएक्शन कौन देता है, ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हमें 45 नंबर, हमें इस क्वेश्चन, इसका क्या पूछा हुआ, IUPAC ने पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो C डबल बॉन्ड O है, एक C डबल बॉन्ड OH है, यानी इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको क्या बोलते हैं हम, एल्डिहाइड या कीटोन। तो दोनों साइड आर आ रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, कीटोन। तो हमें ये यानी कार्बोनिल बोलते हैं, एक तरीके से इसको बोलते हैं कार्बोनिल,
एल्डिहाइड एक और देख लो, कार्बोनिल का मतलब होता है, कार्बोनिल का मतलब होता है एल्डिहाइड प्लस कीटोन का संयुक्त नाम है। कीटोन का क्या नाम है? संयुक्त नाम है क्या? कार्बोनिल। ठीक है। अब देखो, जब भी आपको कार्बोनिल यानी एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई भी हो, वह कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों प्रेजेंट हो, कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों प्रेजेंट हो, दोनों प्रेजेंट हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या देंगे? वरीयता देंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को वरीयता देंगे आईयूपीएसी में, वरीयता देंगे किसमें? आईयूपीएसी में, यानी इसके अकॉर्डिंग ही काम चलेगा। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो यदि हम इसके हिसाब से ही काम चलाएंगे, तो इसके हिसाब से यदि हम नंबरिंग करेंगे तो पहला नंबर इसी को आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो देखो कार्बोनिल है, कार्बोनिल का परफिक्स जब भी पूछा जाए आपको तो ये क्या बन जाएगा? ओक्जो बोलते हैं इसको, ओक्जो। ठीक है, कार्बोनिल को हम आईपीएसी में क्या बोलते हैं? कार्बोनिल जब प्रतिस्थापन ग्रुप के रूप में हो, जब प्रतिस्थापन ग्रुप में हो तो आईपीएसी में इसको क्या नाम होता है? तो आईपीएसी में इसको क्या बोलते हैं? ओक्जो बोलते हैं, ओक्जो। तो हमें पता है कि 4 पे क्या है? ओक्जो है। कितने कार्बन की चेन है? 5 की, तो इसको क्या बोलेंगे? पेंट। अच्छा, उसके बाद एक पे क्या है? एसिड है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक को क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। तो हमें ये नाम आ गया 4 ओक्जो पेंटोइक एसिड। तो देखो 1 फोडाई ओक्जो नहीं है, 1 कार्बोक्सिल नहीं है, हाइड्रोक्सी पेंटेन नहीं है, 4 ओक्जो पेंटोइक एसिड, ये ऑप्शन आ गया। समझ रहे हो कि 4 पे क्या? ओक्जो, ओक्जो किसकी वजह से आया? कार्बोनिल की वजह से आएगा। 5, इसको क्या बोलते हैं? पेंट का मतलब 5 कार्बन ग्रुप है, 5 कार्बन है। तो एक पे क्या है? ओइक एसिड है, ओइक एसिड ही रहा। कार्बोनिल को क्या बोलते हैं? और कार्बोनिल को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या आएगा? ओइक एसिड आएगा, ओइक एसिड आएगा। ठीक है, तो ये वाला अपन नाम याद होने चाहिए। कार्बोक्सिल के लिए ओइक एसिड आ गया, कार्बोनिल के लिए ओक्सो आ गया, तो 4 पे ओक्सो पेंटोइक एसिड, तो अपना ऑप्शन आ जाएगा डी। उम्मीद करता हूं कि आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म में सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एक बार आप आरपीएससी के जितने भी पीवाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो हमारे फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हो, चाहे हमारे सेकंड ग्रेड में आए हुए हो, चाहे हमारे रीट लेवल के हो, चाहे हमारे एसीएफ में आए हुए हो, चाहे हमारे कॉलेज लेक्चरर में, आप जितने भी केमिस्ट्री के जीओसी की क्वेश्चन है, जीओसी या रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन है, आप उनको लगाओ, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, क्योंकि मैंने सारी थ्योरी आपको डीप में बता दी है। आपको एक आइडिया लग गया कि कब कौन सी रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो आप इन सब की क्वेश्चन करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ सर जो भी करवा रहे हैं वो सही करवा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सेकंड ग्रेड के लेवल के सारे क्वेश्चन आप एक बार में कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। यदि फिर भी आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा हो तो आप हमारे को डाउट में पूछो। और इससे अगली टेस्ट सीरीज हम जल्दी लॉन्च करेंगे। यदि फिर भी कोई साथी ऐसा लग रहा हो कि कम समझ में आ रहा हो तो हम अगली टेस्ट सीरीज हमारी अगस्त में लॉन्च करने का विचार है। अगस्त में हम लॉन्च कर रहे हैं, आप उनमें जुड़ो। वहां पे भी हम वीडियो सॉल्यूशन लेके आएंगे, वहां पे भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप सभी स्टूडेंट से एक निवेदन है कि जब हमारी टीम इतनी मेहनत कर रही है तो आपको सिर्फ क्या करना है? एक बटन ही तो दबाना है सब्सक्राइब का, और उसको शेयर करना है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। धन्यवाद।